स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत, जो आपके लिए आने वाले जेटेट, सीटेट या फिर जितने भी प्रकार के शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास के सिद्धांत के प्रमुख एमसीक्यू को हम देखेंगे और फिर यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे पहले के चैप्टर का भी हमने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो अभी देख लें और फिर आप अपने जो भी परीक्षाएं आपके लिए है उनकी तैयारी और भी मजबूत कर लें। तो आइए देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत का एमसीक्यू सीरीज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न में है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। फिर से क्वेश्चन को दोहराते हैं, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किनका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी या 2 गेसेल, 3 नंबर में एरिक्सन और 4 नंबर में वाइगोत्स्की। आपसे पूछा जा रहा है दो व्यक्ति समान नहीं होते, ये कथन किसका है? तो आप याद रखेंगे यह कथन गेसेल का है। किसका है? गेसेल का। तो गेसेल क्या कह रहे थे? दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। मतलब दो विकास का क्रम समान ही होता है लेकिन समान नहीं होते दो व्यक्ति। इसका मतलब अगर हम और भी समझना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए दो व्यक्ति समान नहीं होते, हो सकता है ऊंचाई में, मोटाई में, बुद्धिलब्धता में वो समान नहीं, लेकिन बालकों में विकास का क्रम समान होता है। लेकिन बालकों में विकास का क्रम समान होता है मतलब ये भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो ये भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। इनका पहले अगर सर बड़ा होगा तो इनका भी पहले सर ही बड़ा होगा। ये अगर चलना 9 महीने में सीखेंगे तो यह भी लगभग 8-9 महीने में ही चलना सीखेंगे और उससे पहले की जो प्रक्रिया ऑलरेडी दोनों को करना ही होगा। तो यह है विकास का क्रम समान होता लेकिन विकास समान नहीं होता। दूसरा प्रश्न देखिए, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ती है मतलब पहले से ही तय है उसी दिशा में वो आगे बढ़ेंगे। और यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? तो यहाँ पर देखिए एकीकरण का सिद्धांत, मौलिकता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगर क्वेश्चन को देखेंगे पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है तो पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ने का प्रमुख कारण है विकास के दिशा का सिद्धांत। मतलब विकास जो है एक खास पूर्व निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ती है और ये विकास की दिशा का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। किसको प्रभावित करने वाले? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। कौन होता है? केवल आंतरिक कारक, केवल बाह्य कारक, केवल आंतरिक, केवल बाह्य, उसके बाद आंतरिक और बाह्य दोनों कारक या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए बाल विकास को प्रभावित मतलब बच्चों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले 2 कारक होते हैं। एक होता है आंतरिक कारक और दूसरा होता है बाह्य कारक। क्यों होता है और कैसे होता है? तो आंतरिक कारण जैसे वो किस प्रकार के जीन से हैं, उनका डीएनए क्या है, ये सब आंतरिक कारक हो सकते हैं। लेकिन बाह्य कारक वो किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं, उसको किस प्रकार के भोजन मिल रहे हैं, उसे किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, वे रोज़ाना किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, ये बाह्य कारक हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, आंतरिक और बाह्य कारक दोनों। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों और समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा में बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व के विकास को समझने में सहायता करता है। अब दोनों में से कौन सही है उसका चयन करने। तो सबसे पहला चीज़, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार में, स्थिति में, समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, तो एकदम सही है। दूसरा, बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है, यह भी सही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन ये और ये दोनों कथन जो भी हैं, ये 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2 दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। क्या कह रहा है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती, यह भी सही है।
विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण करती है, ये ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सही आंसर क्या आ गया इसमें, ये दोनों सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सही है, बाकी पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला, बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है। बाल विकास के निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है। ऑप्शन ए सारंगता का सिद्धांत, ऑप्शन बी विकास क्रम की एकरूपता सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। यह बताता है कि बालकों का विकास उनके अनुरूप होता है। चूँकि सभी व्यक्तियों में विकास जो होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए यह व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत से पता चलता है। 7वां प्रश्न, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके खाली जगह जानकारी होनी चाहिए। तो किसकी जानकारी होनी चाहिए? उसके मित्रों की जानकारी होनी चाहिए, कक्षा के साथियों की जानकारी होनी चाहिए, उसके ज्ञान की जानकारी होना चाहिए, या फिर उसके व्यवहार की जानकारी होना चाहिए। तो किसी भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उनके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन को यहाँ हम छोड़ेंगे, सीधे आ जाएंगे 9 पर, चूँकि वो क्वेश्चन में टाइपिंग थोड़ा एरर है इसलिए नहीं हो पाई। तो क्वेश्चन नंबर 9, चूँकि हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें और ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। क्या है कथन, उसके बारे में विचार करना है। तो बालकों के अनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करता है। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करता है। उसके बाद विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर नियमों का अनुसरण करता है, यह भी बिल्कुल सही, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अच्छा, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता क्या है? मतलब इसका मतलब है बच्चे पहले सामान्य कार्य करना सीखेंगे, उसके बाद विशिष्ट कार्य। सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य क्या है? तब देखिए, अगर आपको एक ब्रश दे दी जाए और कह दी जाए कि आप पेंटिंग कीजिए, तो शायद आपके जो राइटिंग हो बढ़िया ना हो, लेकिन वही अगर आप जो है सो लगातार प्रयास करेंगे तो पेंटिंग हो सकती है। तो सामान्य कार्य आज आप जो है सो अगर पेंटिंग करना चाहेंगे, इधर उधर हो गया, ये सामान्य हो गया, लेकिन बाद में उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो हो गया विशिष्ट। जैसे बच्चे जब शुरू में कलम पकड़ते हैं तो सामान्य तरीके से पकड़ते हैं, लेकिन बाद उसका विशिष्ट हो जाता है, किस तरीके से पकड़ना है ताकि बेहतर हम लिख सकें। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 10 के बाद जो भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वे सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो कौन विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधी नहीं है, यह भी गलत। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह सही है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर देखें ज़्यादा सही है कि सभी के विकास का दर समान नहीं होता है। किसी के विकास का दर कम, किसी के विकास का दर ज़्यादा, किसी का बहुत ज़्यादा, किसी का बहुत कम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो शिक्षण का खेल पद्धति जो मूल रूप से आधारित है, ये सीटेट जून 2011 में पूछा गया। किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। हम पहले चारों ऑप्शन को देख लेंगे, फिर देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों के पर, विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 ज़्यादा सटीक आंसर है कि विकास करना है बच्चों का और उसका वृद्धि, तो उसका जो मनोविज्ञान जो कहता है उन्हीं के आधार पर खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, शिक्षण की खेल पद्धति विधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है, आने वाले परीक्षाओं में रिपीट हो सकते हैं। ऑप्शन ए सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन 2 में है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन 3 शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या फिर ऑप्शन 4 सानिध्य संगति की आवश्यकता।
क्वेश्चन को फिर देखिए, सामाजिक मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है, तो इसका संबंध है, इसका संबंध है और इसका संबंध है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 का संबंध नहीं है। तो अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सीटेट जून 2011 का ही प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, किससे संबंधित है? अंतर संबंधित कारक, मौलिकता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो मौलिका का सिद्धांत संबंधित है किससे? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है उससे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर। 14वां प्रश्न, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगर बच्चे के विकास के सिद्धांत को जानेंगे तो शिक्षक को क्या सहायता करता है? तो शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में, आर्थिक पृष्ठभूमि हम बाल विकास के सिद्धांत को पढ़ के नहीं पकड़ सकते हैं, ये ऑप्शन गलत। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में, ये तो ठीक है। और देखते हैं शिक्षार्थी के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों में से अगर देखें ज़्यादा सटीक क्या है, तो क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, क्यों पढ़ाना चाहिए तो अलग का उद्देश्य है। तो ये 3 ऑप्शन वैसे भी जा रहे हैं। तो ये चौथा ऑप्शन में देखें, भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए बाल विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है अनुक्रमिकता, प्रतिवर्ती, समय से विशिष्ट और फिर अल्पता। यहाँ पर देखिए समय से विशिष्ट, ये तो है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? और हाँ, यहाँ पर प्रतिवर्ती जो है मानव विकास के सिद्धांत नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग एरर है। समय से विशिष्ट है, अल्पता है, अनुक्रमिता है। तो सही आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर ये 2 या 3 जो भी कहें प्रतिवर्ती होगा। अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? ये OPTET 2011 नवंबर में जो परीक्षा हुई थी उनका प्रश्न है। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? ये तो आप नहीं कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे? ये आप कर नहीं सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे? ये ज़्यादा सटीक आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगी। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? OPTET 2011 का प्रश्न है। तो यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, जी सही तो है। परीक्षा परिणाम में उन्नति होता है, यह भी है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीके से बन जाता है, यह भी है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने और शिक्षक को सहायता करता है। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत ज्ञान आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये सारे आपके जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, लेकिन सटीक नहीं है। सटीक में यह देखो, बच्चों के व्यवहार को समझेंगे और फिर शिक्षण की कार्य जो है शिक्षक अपने अनुरूप करेंगे तो शिक्षक को समझने में सहायता होगी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। UTET मतलब उत्तराखंड का है ये प्रश्न, 2011 में जो हुआ था। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, फिर अध्यापन विकास और बाल मनोविज्ञान का। तो इसका जो सही आंसर हो रहा है वो तो हो रहा है 4 नंबर का, अध्यापन विषय जो आप पढ़ा रहे हैं उसका, और फिर बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ARTET जुलाई 2011 का प्रश्न है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। या फिर रुचियाँ व्यवहार और आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। तो अगर देखें ऑप्शन नंबर 4, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है, ये गलत है। सही नहीं, क्योंकि आकर्षण और विकर्षण का प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगी। ARTET 2011 का ही प्रश्न है, अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोविज्ञान वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दूसरा,
एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। और फिर चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति क्या है उसको हम समझते हैं। अभिवृत्ति एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक है और यही आपका आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति के बारे में। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा? बी.एन. झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। तो ये कथन किसका है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम सारे ऑप्शन को देखें तो मनोविज्ञान शिक्षा के आधारभूत विज्ञान है, ये कथन स्किनर का है। किनका है? स्किनर का। आधुनिक मनोविज्ञान का ये अर्थ, बीटेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन या फिर व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ का मतलब हम ये मन, आत्मा, शरीर ये सब नहीं, इसमें हो जाएगा व्यवहार का अध्ययन। क्या हो जाएगा? व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन। तो किससे संबंधित नहीं है? तो संचार माध्यमों का अध्ययन। संचार में शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध कहाँ से आ गई? अब अगला प्रश्न, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास का दिशा होती है। दिशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर, शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, और फिर सिर से पैर से सिर और शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए सारे ऑप्शन को अगर देख लें तो उसके बाद हमको सही करना है। तो बालक का जो विकास होता है, विकास का क्रम देखें, सबसे पहले उनका सिर बनता है और बाद में उनका पैर बनता है। सबसे पहले सिर और बाद में क्या बनता है? पैर। तो सिर से पैर की ओर होगा, तो ये दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक खत्म हो गए। अब ये दोनों में से बाहर से मध्य की ओर या फिर मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए मध्य से बाहर की ओर है, मतलब पहले हमारे आंतरिक जो पार्ट है उनका विकास होता है और फिर उसके बाद बाहरी पार्ट का विकास होता है। तो ये हो गया मध्य से बाहर की ओर। आंतरिक पार्ट का मतलब हमारे शरीर के अंदर के जो पार्ट हैं उसका विकास पहले होगा और बाद में हमारे हाथ पैर का विकास होता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जब मतलब वो जन्म ले तो उस समय जो है सो वो क्या नहीं कर सकता, सांस नहीं ले सकता है या फिर जो है सो उनकी धड़कन न चलता हो, ऐसी घटनाएं नहीं होती। हाँ, हो सकता है वो जब जन्म ले तो उस समय उनका हाथ या पैर बहुत कम काम करता है और फिर नहीं कर सकते, वो हाथ और पैर को नहीं उठा पाते हैं, उठाना होता है हमें। तो ये है मध्य से बाहर की ओर। पहले उसके शरीर के आंतरिक पार्ट का विकास हो जाएगा लेकिन बाहरी पार्ट का विकास बाद में होगा। और सिर से पैर की ओर पहले उसका मस्तिष्क का विकास होता है। अब देखिएगा पहले बच्चा अगर जन्म ले भी लेता है तो पहले वो आँख ये सब से देखना सीखता है और फिर वो जो है सो लोगों को फिर वो अपना मुंडी इधर उधर घुमाने लगता है। उसके बाद ही हाथ पैर में कुछ प्रतिक्रियाएँ होती हैं। तो सिर से पैर और शरीर से मध्य की बाहर की ओर विकास की प्रक्रिया होती है। शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा ये है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला कथन, अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन कथन सही है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर और फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, विकास हमेशा रेखीय होता है या फिर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो अगर देखें इसका सब ऑप्शन तो यहाँ पर तो सारे ऑप्शन में से ये है कि विकास का दर समान नहीं होता है और यही ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आपका हो जाएगा। विकास दर समान नहीं होता है, सभी का विकास दर समान नहीं होता है। बाकी एक रेखीय भी नहीं होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जी नहीं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, जी नहीं, अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न, कल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित में किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है? सीटेट 2012 का प्रश्न है। संकल्पनाओं
की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। या फिर विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। जुलाई 2013 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है? जी नहीं। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से यह प्रभावित है? नहीं प्रभावित होंगे। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो इसका अगर हम देखें सभी में सटीक आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। ये कथन सत्य है। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण, तो एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण क्या है? तो अगर देखें लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, जी सही होना चाहिए बिल्कुल। विषय वस्तु पर अधिकार मतलब जानकारी, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, ये तीनों के तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित होकर अनुमान लगाया? विकास निरंतर होता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। विकास से एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति का संबंध है। विकास की प्रक्रिया उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तो किसके तहत अनुमान लगाया? तो यहाँ पर देखें अनुमान लगाने का जो कारण है, विकास से एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति का संबंध है और उसी से अनुमान लगाया कि जो विद्यार्थी प्रॉब्लम है उनको, उसके कारण वो हीरे का चित्र भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनका हो सकता है लाइनिंग इधर उधर हो जा रही है। अगला प्रश्न, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का सिद्धांत का आधार हो सकता है क्या? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप होते हैं, विभेद व एकीकरण का सिद्धांत। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है, इस प्रकार का जो उनका परिवर्तन है वो है विभेद और एकीकरण के विकास के लक्षण हैं। और उसी से पता चलेगा कि पहले जब बच्चा आएगा तो वो चिल्लाएगा, लेकिन जब चिल्लाएगा नहीं, उनकी कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाएंगी। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का, दीक्षांत का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान या मुख्य स्थान किसका है? तो याद रखना, सीखने के लिए बच्चे आते हैं तो बच्चे ही शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। अध्यापक उसमें काम करेंगे लेकिन सीखना बच्चे को है। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्वय क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो दंड के द्वारा आप तो सुनिश्चित कर नहीं सकते हैं। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, नहीं। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्वय क्रिया की वजह से घटित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति की ओर बढ़ते हैं। विकास सभी विकास से क्रम का पालन करते हैं। तो कौन इसका सिद्धांत नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 को देखें, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, अलग अलग गति से आगे बढ़ते हैं। बाकी 3 सही है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में और थोड़ा दिक्कत है। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर देखते हैं। इनमें से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है? जी होता है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होते हैं? जी नहीं। विकास जीवन पर्यंत होता है? विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित विकास नहीं होते हैं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन सारंगता का विकास, दूसरा वर्गीकरण का सिद्धांत, तीसरा समन्वय का सिद्धांत और चौथा व्यक्तिता का सिद्धांत। तो अगर इसको हम देखें
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान का मतलब है गर्भावस्था से किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का। यह भी वह एक प्रकार के व्यवहार के संजोए हैं। कथन था, किसका कथन था? टिचनर का, कुंट का, वुडवर्थ का या मैकडोल का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 वुडवर्थ का कथन। क्या है वुडवर्थ का कथन? तो वुडवर्थ का कथन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। किसका परित्याग किया? अपनी आत्मा का, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। यह भी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। ये कथन वुडवर्थ का याद रखना है। और ये फिर अंतिम प्रश्न, कैसे, ये थोड़ा दिक्कत है, चलिए हो गया सही। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षकों की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी को सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षा की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या फिर विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर जो भी हैं उनमें एक ऑप्शन ज़्यादा सटीक और सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और इसी के साथ बाल विकास सिद्धांत का MCQ जो हम लोग देख रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अब समाप्त होते हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, इसलिए बहुत बहुत आप सबों का धन्यवाद। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।